एक औरत नदी में कचरा फेंकने ही वाली थी, तभी अचानक बड़े बड़े दांतों वाला एक विशालकाय जानवर उस पर झपट पड़ता है। ये एक ऐसा प्राचीन शिकारी है जो लाखों साल पहले खत्म हो चुका था। पानी हो या जमीन, हर जगह यही सबसे खतरनाक शिकारी है। दोस्तों, स्वागत है 2025 की फिल्म प्रिमिटिव वॉर में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों का सामना होता है करोड़ों साल पुराने खतरनाक डायनासोरों से। अब सवाल ये है, क्या उनकी गोलियां इन दानवों के सामने टिक पाएंगी? कहानी शुरू होती है वियतनाम वॉर के दौरान। अमेरिकी सैनिकों की एक छोटी टीम जंगल में मिशन पर होती है। तभी अचानक उन पर किसी रहस्यमयी ताकत का हमला हो जाता है। सबसे डराने वाली बात ये थी कि दुश्मन का चेहरा देखे बिना ही पूरी टीम जंगल में गायब हो जाती है। उन लापता सैनिकों को ढूंढने के लिए एक स्पेशल रेस्क्यू और रिकॉन टीम उसी जंगल में भेजी जाती है। सबको लगता है कि ये बस एक आम रेस्क्यू मिशन है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने मौजूद घाटी अब एक खतरनाक प्रागैतिहासिक दुनिया बन चुकी है। टीम पैराशूट से सुरक्षित उतरती है। आसपास कोई खतरा न देखकर सभी अपना सामान संभालने लगते हैं। तभी टीम लीडर जेसन की नजर जमीन पर पड़े एक विशाल पैरों के निशान पर जाती है। उसका आकार किसी बड़े टब जितना था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक साथी को इंसानी हाथ जितना लंबा पंख मिलता है। अब सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इस जंगल में कोई विशालकाय जानवर छिपा हुआ है? यही सोचकर पूरी टीम सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें एक बैग मिलता है जो गायब हुई ग्रीन बेरेट टीम का था। जेसन उसके अंदर रखी डायरी पढ़ता है। उसमें जल्दबाजी में लिखा था कि उनका असली मिशन जंगल के अंदर मौजूद रिसर्च स्टेशन नंबर 4 तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में किसी बेहद खतरनाक जीव ने उनका पीछा शुरू कर दिया। ये पढ़कर जेसन सबको अलर्ट कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये मिशन पहले के किसी भी मिशन से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी सामने से एक अजीब और डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। पूरी टीम तुरंत हथियार तान लेती है। आवाज लगातार पास आती जाती है। अचानक एक अनुभवी सैनिक का संतुलन बिगड़ता है और कोई ताकतवर चीज उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाने लगती है। रात की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराकर अपनी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। आखिरकार हमला करने वाला जानवर पीछे हट जाता है। साथी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस जानवर का सिर किसी शेर जैसा था। अच्छी बात ये थी कि उसने सिर्फ उसकी पैंट पकड़कर खींची थी। कोई गंभीर चोट नहीं लगी। कप्तान समझ जाता है कि वो लोग किसी खतरनाक शिकारी के इलाके में घुस चुके हैं, इसलिए वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना ही सबसे सही फैसला था। उसी समय एक रूसी सैनिकों की टीम भी उसी जंगल में दाखिल होती है। गोलियों की आवाज सुनते ही वो सतर्क हो जाते हैं। उनका मिशन अमेरिकी सैनिकों को खत्म करना था, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि जंगल में कोई और भी उनका पीछा कर रहा है। अगले ही पल एक विशाल जबड़ा एक रूसी सैनिक का सिर धड़ से अलग कर देता है। बाकी सैनिक संभल पाते उससे पहले ही उनका साथी जंगल के अंदर घसीटा जा चुका था। खून के निशानों का पीछा करते हुए उन्हें सिर्फ उसका बुरी तरह फटा हुआ शव मिलता है। इधर रेस्क्यू टीम को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा दांत मिलता है जो साफ बता रहा था कि यहाँ कोई विशाल जीव मौजूद है। सबके मन में एक ही सवाल उठता है, लेकिन जवाब ढूंढने की बजाय वो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ कदम बाद उन्हें अपने 2 लापता साथियों की लाशें मिलती हैं। उनके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे। साफ था कि ये इंसानों का काम नहीं था। तभी अचानक कई छोटे डायनासोर उन पर टूट पड़ते हैं। सैनिक बिना देर किए फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार से वो डायनासोर पीछे हट जाते हैं। जब सब थोड़ा शांत होते हैं, तब उन्हें एक और डरावनी सच्चाई पता चलती है। जिस जगह वो खड़े थे वो असल में डायनासोरों का घोंसला था। कप्तान तुरंत सभी को बेलों के सहारे ऊपर चढ़ने का आदेश देता है। किसी तरह पूरी टीम वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सुरक्षित जगह पहुंचते ही सबको एहसास होता है कि कप्तान जेसन और उसकी साथी केट कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब ये सोच ही रहे थे कि वापस जाकर उन्हें ढूंढा जाए या नहीं। तभी पूरे इलाके में अचानक घना कोहरा छा जाता है और माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो जाता है। दूसरी तरफ जेसन और केट अपनी टीम से बिछड़ चुके थे। चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। सामने उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो चट्टान नहीं बल्कि एक सोता हुआ विशाल डायनासोर था। दोनों बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उसके छोटे छोटे बच्चे सामने आ जाते हैं। उनकी तेज आवाज से डायनासोर की नींद खुल जाती है।
अब जेसन और केट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उसकी मोटी खाल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद डायनासोर उनका पीछा छोड़ देता है। दोनों राहत की सांस ही लेते हैं कि तभी वो दूसरी तरफ से फिर हमला कर देता है। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सुबह हो जाती है, लेकिन डायनासोर अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। बहुत देर तक भागने के बाद दोनों एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता बंद था और पीछे मौत खड़ी थी। आखिर जेसन फैसला करता है। वो केट को पकड़कर सीधे नीचे नदी में छलांग लगा देता है। उनके पीछे भागता डायनासोर भी खुद को रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। लेकिन जो आगे होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी डायनासोर आराम से तैरकर बाहर निकल आता है। उसे एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन केट इतनी किस्मत वाली नहीं थी। जोरदार टक्कर की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। तभी नदी किनारे से एक रहस्यमयी औरत दौड़ कर आती है। वो दोनों की मदद करती है और केट को किनारे ले आती है। उसका नाम सोफिया था। वो कई सालों से इसी इलाके में रह रही थी, इसलिए उसे यहाँ के हर डायनासोर की आदत अच्छी तरह पता थी। सोफिया बताती है कि जो डायनासोर उनका पीछा कर रहा था वो एक मादा थी। वो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी, इसलिए उसने हमला किया, वरना वो बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करती। लेकिन नर डायनासोर शिकार देखते ही हमला कर देते हैं। जेसन को अपनी बाकी टीम की चिंता होती है, लेकिन फिलहाल वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो पहले बेहोश केट को लेकर सोफिया के घर जाने का फैसला करता है। उधर बाकी रेस्क्यू टीम भी धीरे धीरे इस अजीब जंगल में खुद को संभालने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इतने सारे प्रागैतिहासिक जीव आखिर जिंदा कैसे हैं। अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर डायनासोर शांत स्वभाव के थे और जब भी कोई खतरनाक शिकारी सामने आता वो समय रहते वहां से निकल जाते। मैप के मुताबिक उनका अगला ठिकाना रिसर्च स्टेशन नंबर 4 था। अगर जेसन और केट जिंदा होंगे तो वहीं दोनों टीमों की मुलाकात होनी थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया जिस घर की बात कर रही थी वो कोई साधारण घर नहीं, बल्कि वही रिसर्च स्टेशन नंबर 4 था जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहे थे। सोफिया बताती है कि ये रिसर्च स्टेशन पूरे जंगल की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन जेसन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिर इस जंगल में डायनासोर आए कहां से और सोफिया इतने सालों से यहाँ अकेली कैसे रह रही है। सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है और आखिरकार पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि रूसी जनरल रोडेन के आदेश पर उनकी रिसर्च टीम ने डायनासोरों को दोबारा जिंदा करने का तरीका खोज लिया था, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट सफल हुआ जनरल ने सारे वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ये राज्य दुनिया के सामने न आए। उस समय सोफिया बाहर डायनासोरों पर रिसर्च कर रही थी, इसी वजह से उसकी जान बच गई। ये सब सुनकर जेसन समझ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। किस्मत से वहाँ एक रेडियो मौजूद था। जेसन और केट तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क करते हैं। वो उन्हें सीक्रेट रिसर्च स्टेशन और जिंदा डायनासोरों की पूरी जानकारी देकर तुरंत मदद भेजने की मांग करते हैं, लेकिन उधर बैठे अधिकारी उनकी बात को मजाक समझते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि आज के समय में डायनासोर जिंदा हो सकते हैं। इधर बाकी 5 सैनिक रिसर्च स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक सैनिक गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। बाकी सभी तुरंत छिप जाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि हमला वही रूसी सैनिक कर रहे हैं जिनसे उनका पहले सामना हुआ था। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। दूर मौजूद जेसन और उसके साथी भी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन दोनों टीमें लड़ाई में इतनी उलझ जाती हैं कि उन्हें आने वाला असली खतरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब तक उन्हें एहसास होता तब तक दर्जनों उड़ने वाले प्टेरोसौर उनके सिर के ऊपर मंडराने लगे थे। अब दोनों दुश्मन टीमें एक दूसरे पर गोली चलाना छोड़ देती हैं और मिलकर इन उड़ते राक्षसों का सामना करने लगती हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि साधारण गोलियां इन पर ज्यादा असर नहीं कर रही, इसलिए सभी लंबी घास में छिप जाते हैं। तभी एक प्टेरोसौर बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और अपनी नुकीली चोंच से एक रूसी सैनिक को वहीं खत्म कर देता है। बाकी सैनिक डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। धीरे धीरे पीछे हटते समय 2 सैनिकों से थोड़ी आवाज हो जाती है। प्टेरोसौर तुरंत उनकी तरफ झपट पड़ता है। घबराकर वो बेहद करीब से फायरिंग करते हैं। इस बार गोलियां सीधा निशाने पर लगती हैं और वो राक्षस मारा जाता है। किसी तरह उनकी जान बच जाती है। उधर रेस्क्यू टीम भी लगभग सुरक्षित थी। पहले लगी एक भटकी हुई गोली के अलावा बाकी सभी ठीक थे। तभी जेसन और उसके दोनों साथी वहां पहुंच जाते हैं। जेसन सुझाव देता है कि घायल सैनिक को तुरंत रिसर्च स्टेशन ले चलना चाहिए, लेकिन वो लोग निकल पाते उससे पहले फिर से डायनासोरों की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। सब तुरंत हथियार संभाल लेते हैं। कुछ ही सेकंड में डायनासोरों का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जेसन सबसे पहले फायरिंग शुरू करता है। गोलियां कई डायनासोरों को गिरा देती हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। इसी अफरा तफरी में कुछ डायनासोर घायल सुनहरे बालों वाले सैनिक को घसीटकर जंगल में ले जाते हैं। कप्तान गुस्से में उनके पीछे दौड़ पड़ता है।
उधर घायल सैनिक भी हार नहीं मानता। वो अपने चाकू से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ डायनासोर ही डायनासोर थे। जब तक बाकी सैनिक वहां पहुंचते हैं तब तक उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सब मिलकर जल्दी से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाते हैं और अंधेरा होने से पहले उसे किसी तरह रिसर्च स्टेशन वापस ले आते हैं। घायल सैनिक दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर सोफिया की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। जेसन उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है। सोफिया भारी मन से बताती है कि एक समय ऐसा था जब वो ये सब होने से रोक सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताती है। उसका पति एक मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। दोनों को यहाँ स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। एक दिन लैब में हुए हादसे के दौरान पार्टिकल कोलाइडर ने समय का एक प्राचीन दरवाजा खोल दिया। उसी रास्ते करोड़ों साल पुराने डायनासोर इस दुनिया में आ गए। इसके बाद जनरल रोडिन ने सच्चाई छिपाने के लिए सभी वैज्ञानिकों की हत्या करवा दी। फिर उसने दूसरी जगह नया रिसर्च सेंटर बनाकर टाइम और स्पेस पर अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू कर दिए। सोफिया कहती है कि अगर रोडिन को नहीं रोका गया तो दुनिया पर डायनासोरों से भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जेसन फिलहाल कोई फैसला नहीं करता। उसे लगता है कि पहले मदद आने का इंतजार करना बेहतर होगा। इसी बीच बाकी सैनिक खिड़कियों से बाहर नजर रख रहे थे। जैसा डर था वैसा ही हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर डायनासोरों ने रिसर्च स्टेशन पर हमला कर दिया। सभी सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज ने उससे भी ज्यादा खतरनाक शिकारी को वहां बुला लिया। एक विशाल डायनासोर लोहे का गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। सैनिक पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो अंदर वाले कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ फुर्तीले डायनासोर छत पर चढ़ चुके थे। जेसन समझ जाता है कि अब यहाँ ज्यादा देर टिकना नामुमकिन है। तभी सोफिया को याद आता है कि रिसर्च स्टेशन में एक सीक्रेट सुरंग भी है जिससे बाहर निकला जा सकता है। इसी दौरान गंभीर रूप से घायल सैनिक सबको रोक देता है। वो कहता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो पीछे रहकर बाकी लोगों को भागने का मौका देगा। मजबूरी में सब लोग सुरंग के रास्ते निकल जाते हैं। जब वो नदी किनारे पहुंचते हैं तभी पीछे जोरदार धमाका होता है। सब समझ जाते हैं कि उस बहादुर सैनिक ने खुद की जान देकर डायनासोरों को भी साथ खत्म कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद जेसन पूरी टीम को असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि अब सिर्फ बचकर निकलना काफी नहीं है, जनरल रोडिन को रोकना ही होगा। उसका प्लान था उस पार्टिकल कोलाइडर को बंद करना, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ सैनिक हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार सभी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सोफिया उन्हें एक और जरूरी बात बताती है। अगर पार्टिकल कोलाइडर को जबरदस्ती उड़ाया गया तो उसका धमाका दुनिया के कई हिस्सों में नए टाइम पोर्टल खोल सकता है, इसलिए उसे नष्ट नहीं करना है, बस उसकी बिजली बंद करनी होगी। यही सबसे सुरक्षित तरीका था। सब लोग अगली योजना पर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक सैनिक की नजर किनारे खड़े विशाल ट्राइसेराटॉप्स पर पड़ती है। जेसन उसे नाव थोड़ा दूर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन किसी का ध्यान नदी के अंदर छिपे खतरे पर नहीं जाता। खुशनसीबी से पानी में मौजूद गैलीमाइमस उन पर हमला नहीं करता। वो सीधे किनारे खड़े ट्राइसेराटॉप्स पर टूट पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर पूरी टीम चुपचाप नाव से आगे बढ़ जाती है। सोफिया रास्ता दिखाती रहती है। नदी के दोनों किनारों पर तरह तरह के डायनासोर दिखाई देते रहते हैं। कुछ देर बाद सभी नई रिसर्च फैसिलिटी के पास पहुंचकर नाव किनारे लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर कदम रखते हैं चारों तरफ घना कोहरा फैल जाता है। अचानक उनके सामने कई सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्रशिक्षित डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। कई सैनिकों को बंदूक छोड़कर हाथापाई तक करनी पड़ती है। इसी बीच मूंछों वाला सैनिक किसी तरह खड़ा होता है और जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सारे डायनासोर उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन पीछे नदी होने की वजह से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो आखिरी दम तक लगातार फायरिंग करता रहता है और एक एक करके कई डायनासोरों को गिरा देता है। फिर वो अपनी बंदूक में बची आखिरी गोली अलग रख देता है और इसी के साथ रात पूरी तरह जंगल पर छा जाती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम नई रिसर्च फैसिलिटी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले जेसन अपनी लोकेशन हेडक्वार्टर तक भेज देता है। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी बात पर यकीन किया जाएगा और जल्द से जल्द मदद पहुंच जाएगी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर टीम चुपचाप आगे बढ़ती है और एंट्री गेट पर तैनात गार्ड्स को बिना शोर किए खत्म कर देती है। जैसे ही वो बेस के अंदर घुसते हैं उन्हें जनरल रोडिन अपने ही सैनिकों पर गुस्सा करते हुए दिखाई देता है। हैरानी की बात ये थी कि वहाँ के स्थानीय सैनिक खुद भी रोडिन से नफरत करने लगे थे। छिपकर ये सब देख रहे जेसन के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो चुपचाप एक टेंट में घुसता है और 2 स्थानीय सैनिकों को पकड़ लेता है। लेकिन जब जेसन उन्हें बताता है कि वो पार्टिकल कोलाइडर बंद करके इस तबाही को रोकना चाहता है तो दोनों सैनिक बिना किसी विरोध के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी अपनी जमीन हमेशा के लिए डायनासोरों का अड्डा बन जाए। इन दोनों की मदद से जेसन और उसकी टीम आखिरकार पार्टिकल कोलाइडर वाली लैब तक पहुंच जाती है। लेकिन लैब के अंदर पहुंचते ही सोफिया एक डरावनी बात देखती है। कोलाइडर पहले ही चालू हो चुका था। अब सिर्फ बिजली का तार निकाल देना काफी नहीं था।
पहले कंट्रोल सिस्टम को मैन्युअली बंद करना जरूरी था। इसी दौरान जेसन को पूरी बिल्डिंग हल्की हल्की कांपती हुई महसूस होती है। उसे तुरंत किसी बड़े खतरे का एहसास हो जाता है और सच में रिसर्च बेस के बाहर एक विशाल टी-रेक्स तबाही मचा रहा था। सैनिक तुरंत उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी मोटी खाल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि हमला सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टी-रेक्स मिलकर कर रहे हैं। अब पूरा बेस युद्ध का मैदान बन चुका था। सैनिक एक एक करके पीछे हटने लगते हैं, यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियां भी इन विशाल डायनासोरों को रोक नहीं पाती। चारों तरफ आग, धमाके और चीख पुकार गूंजने लगती है। किसी तरह जनरल रोडेन अपनी जान बचाकर लैब तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना सीधे जेसन और उसकी टीम से हो जाता है। सोफिया को मशीन बंद करते देखकर रोडेन गुस्से से उसे गद्दार कहता है और बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जेसन गोली चलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसी समय जेसन मशीन की मुख्य वायर काट देता है। अब पार्टिकल कोलाइडर और ज्यादा तबाही नहीं फैला सकता था। तभी अचानक पूरे बेस में खतरे का सायरन बज उठता है। कुछ डायनासोर लैब के अंदर घुस चुके थे। अब पूरा रिसर्च बेस उनके कब्जे में आता जा रहा था। सैनिक लगातार ग्रेनेड फेंकते हुए और फायरिंग करते हुए पीछे हटने लगते हैं, लेकिन डायनासोरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरी टीम लैब के किनारे तक पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से वहां बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी मौजूद थी। जेसन सबको पहले नीचे उतरने का आदेश देता है। वो खुद पीछे रुककर बाकी लोगों को कवर देने का फैसला करता है। ये भावुक होने का समय नहीं था। सोफिया और बाकी सैनिक मजबूरी में नीचे उतर जाते हैं। उसी वक्त रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इतना बड़ा हेलीकॉप्टर डायनासोरों की नजर से कैसे बच सकता था। कुछ ही पल में पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सैनिक हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर लगातार फायरिंग करते हैं ताकि किसी तरह डायनासोरों को रोका जा सके। सभी की नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, जेसन। उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी तरह वापस लौट आएगा, लेकिन अंदर जेसन पूरी तरह घिर चुका था। जब उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो वो अपना आखिरी दांव खेलता है। वो एक ग्रेनेड डायनासोरों की तरफ फेंक देता है। जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन इस धमाके से अनजाने में पार्टिकल कोलाइडर फिर से सक्रिय हो जाता है। आग की ऊंची लपटें आसमान तक पहुंच जाती हैं और पूरी रात रोशनी से भर जाती है। अब सबको समझ आ जाता है जेसन के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। भारी मन से पूरी टीम हेलीकॉप्टर में सवार हो जाती है। वो लोग अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में इंसान हार चुका था। अब वो प्राचीन जंगल हमेशा के लिए डायनासोरों की दुनिया बन चुका था और इसी के साथ प्रिमिटिव वॉर की कहानी यहीं खत्म होती है।